हाँ बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था ये पृथ्वी के चुंबक के अवयव, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में इसमें आप देखिए 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा नमन कोण या नत कोण, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला है आपका दिक्पात का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, और इनको डिफाइन कीजिए, इनमें रिलेशन डराइव कीजिए। देखिए पहला इसमें दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं किसी भी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आमोत्तर या मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आमोत्तर कहते हैं। और किसी भी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर तथा भौगोलिक आमोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा दिक्पात कोण ये हो गया। दूसरा है नमन कोण। नमन कोण कहते हैं कि अगर किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए, किसमें? चुंबकीय आमोत्तर में, तो वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं नति कोण, एंगल ऑफ डिप। यहाँ जो चुंबकीय सुई दिखाई गई है और क्षैतिज से देखिए थीटा कोण बना रही है, तो ये थीटा क्या कहलाएगा? नति कोण। नमन कोण वो कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, और चित्र में थीटा क्या है? नमन कोण। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक देखिए यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ, इसको ठीक से समझिएगा। ये जैसे बुक आप खोलिए तो एक पेज एक तरफ है, दूसरी पेज दूसरी तरफ। ये पहला क्या है? जो पहला पेज सामने फ्रंट में दिखाई दे रहा है ये है चुंबकीय आमोत्तर, और जो इसके पीछे है ये है भौगोलिक आमोत्तर। एंगल ऑफ डिप बताया कि जैसे आप किताब को खोलिए तो 2 पेज के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। इसको अल्फा से व्यक्त करते हैं। देखिए 2 पेज हैं, जैसे सामने एक पीछे है, तो ये अल्फा कोण कहलाता है। पृथ्वी के चुंबक, अब देखिए जब चुंबकीय सुई को पृथ्वी तल पर या चुंबकीय आमोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये चुंबकीय सुई दिखाया गया है फिगर में, NS पोल हैं इसके, और क्षैतिज के साथ देखिए अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE है, क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा। क्षैतिज के साथ ये थीटा कोण बनाती है, यह है BH। और इसी तरह से ऊर्ध्वाधर ये BE का, तो ये BH हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट VB। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH और ऊर्ध्वाधर घटक BB। तो ये कोण अगर थीटा होगा तो क्षैतिज घटक क्या लिखेंगे? BH = B cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक BB = B sin थीटा। अब इसको अगर हम इसमें समीकरण 1 और 2 को पर करके जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? BH² + BB² = B² cos² थीटा + B sin² थीटा।
तो ये हो गया BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। तो अब चाहे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है या BH निकालना है या BB निकालना है, इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से क्या होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो V अपान VH इक्वल टू B साइन थीटा अपान B कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स VB अपान BH। फिर आइए नेक्स्ट है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, कोई किसी भी चुंबक से कुछ दूर ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के क्षेत्र के ठीक बराबर तथा विपरीत होता है, विपरीत दिशा में होता है। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। यदि उदासीन बिंदु पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B हो तथा पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH हो, तो B बराबर BH हो जाए। अब अक्षीय स्थिति में क्या होगा, B बराबर क्या लिखेंगे BH, तब लिखेंगे μ0 4π2m अपान r3, डेराइव कर चुके हैं फार्मूला। उदासीन बिंदु की चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी r है। इसी तरह से निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, B इक्वल टू BH और ये हो जाएगा μ0 4πm अपान r3। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे पदार्थों का उसके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। देखिए पदार्थ सब्सटेंस 3 तरह से होते हैं। एक कहलाता है, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। मतलब पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ की 3 कैटेगरी है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं कि अगर जिनको चुंबकीय क्षेत्र में, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म। जैसे आपका है बहुत सारे कंपाउंड है, मेटल्स है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब क्या है, डायामैग्नेटिक्स। ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाएं, उनको क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्षेत्र की ही दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएं और किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहेंगे, लौह चुंबकत्व कहते हैं। जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन ऑक्साइड है, AbCl3 है, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो 3 तरह से पदार्थ पढ़े आपने, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में देखा कि ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाए।
अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाए, उनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए वास्तविक चुंबकीय गुण तो लौह चुंबकीय पदार्थ ही शो करते हैं। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। जो पदार्थ अनुचुंबकीय अथवा लौह चुंबकीय हैं उनके प्रतिचुंबकीय का गुण उनकी अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व गुण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से पदार्थ तीन तरह से होते हैं चुंबकत्व के आधार। अब हम देखेंगे ये जो सब्सटेंसेज हैं डिफरेंट टाइप के चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस हैं। और इन डेफिनेशंस में पहला है आपका चुंबकीय प्रेरण। ये चुंबकीय पदार्थ के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। पहला क्या है? चुंबकीय प्रेरण, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी चुंबकीय पदार्थ की किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म। तथा इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसे बी से ही व्यक्त करते हैं, वेक्टर बी, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण में क्या देखा कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती हैं, पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण का परिणाम अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और एक वेक्टर राशि है, इसका मात्रक वही है जो वेबर पर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला है। दूसरा है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता आई कहते हैं। और चुंबकन तीव्रता क्या होती है? चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा आपने, आई है या एन आई है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? चुंबकीय तीव्रता m/b, एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय तीव्रता। और इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर होता है। चुंबकीय, उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पहला था चुंबकन तीव्रता और दूसरा है चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखिए ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। पहला है चुंबकन तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या होता है? आई इक्वल टू m/b, एकांक आयतन में के चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी H से लिखते हैं। और H को डिफाइन करते हैं, H इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन H इक्वल टू B/μ0 - I। B तो आपने देखा क्या है? चुंबकन तीव्रता है। और I क्या है? I आपने सॉरी चुंबकन तीव्रता I, और B है चुंबकीय क्षेत्र, और μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो चुंबकीय तीव्रता H को हम डिफाइन करते हैं चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता
एक वेक्टर H से व्यक्त की जाती है जिसे छेद की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे निम्नलिखित वेक्टर से परिभाषित करते हैं। H इक्वल टू वेक्टर V अपान म्यू 0 माइनस आई। H इक्वल टू वेक्टर V अपान म्यू 0 माइनस आई, जहाँ B क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, I क्या है, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है, म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है और H का मात्रक एम्पियर मीटर, एम्पियर है, एम्पियर पर मीटर मात्रक है, जो कि I का भी मात्रक। सीजीएस सिस्टम में इसको आस्टर्ड भी कहते हैं। तो ये हो गया अगली परिभाषा। नेक्स्ट है चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसको म्यू से लिखते हैं। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है, ये बी और एच का अनुपात होता है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू इक्वल टू बी अपान एच, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन छेद की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच, यूनिट क्या हो जाए, वेबर पर मीटर एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगला है सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर। सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, मतलब उस पदार्थ में म्यू अपान म्यू 0, ये होता है म्यू आर। सापेक्ष चुंबकशीलता रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू 0 के अनुपात को कहते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू 0। और एक विमाहीन राशि है, निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। एक अन्य परिभाषा दी गई म्यू आर के लिए, ये बी अपान बी 0, ये फ्लक्स घनत्व कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी तथा उसी क्षेत्र में निर्वात में फ्लक्स घनत्व B0 के अनुपात को कहते हैं, अर्थात म्यू आर बराबर बी अपान B0। म्यू आर अगर 1 से कम है तो प्रचुंबकीय पदार्थ होगा, म्यू आर 1 से ज्यादा है तो अनुचुंबकीय होगा, और बहुत अधिक है तो क्या कहलाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो जो 3 तरह से पदार्थ बताए चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। म्यू आर इज लेस देन 1 प्रतिचुंबकीय, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 अनुचुंबकीय, म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लौह चुंबकीय पदार्थ। अब अगला है चुंबकीय सुग्राहिता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता उस पदार्थ के चुंबकन धारण की क्षमता से नापी जाती, कि कितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ग्रहण कर ले। जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वो क्षमता जो चुंबकन धारण करने की क्षमता होती है उसी क्या कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता। अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पे देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H या I इक्वल टू, ये देखिए एक सिंबल दिया है, इसको काइयम कहते हैं। काइयम में X की तरह से बना हुआ है, तो I इंटेंसिटी और X काइयम और H, और इसी काई को क्या कहते हैं, काई को कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। तो काइयम यानी चुंबकीय सुग्राहिता इक्वल टू I बाई H हो जाएगा।
किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I तथा इसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं। एक विमाहीन राशि है और एक शुद्ध संख्या है। काइम या एक्सियम के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुंबकीय, ऋणात्मक मान वाले प्रतिचुंबकीय होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काइम का मान धनात्मक तथा बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यूआर तथा चुंबकीय सुग्राह्यता काइम में संबंध। इसमें देखिए चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H बराबर B/μ0 माइनस I। I क्या है? चुंबकन तीव्रता। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और B क्या है? चुंबकीय प्रेरण। और इसी में आपने रिलेशन पढ़ा कि B = μ0 H + I। B = μ0 और H + I। अगर इसी को मॉडिफाई करें H = B/μ0 माइनस I को, तो क्या कीजिए, I उधर ले जाइए, प्लस हो गया, H + I = B/μ0, तो B = μ0 H + I हो जाएगा। अब I किसके बराबर होता है? I = XM H होता है, तो I के जगह क्या रख देंगे? XM H। तो ये हो गया B = μ0 H और 1 + XM, क्योंकि I के जगह क्या रखेंगे? XM H और फिर XM कॉमन ले ली, XM H ये हो गया, H कॉमन ले लिया, तो μ0 H 1 + XM या काइम। B बराबर क्या होता है? μH, जहां μ क्या है? पदार्थ की चुंबकशीलता है, तो μ बराबर हो जाएगा μ0 1 + काइम या μ/μ0 = 1 + काइम या XM। और μ/μ0 क्या होता है? म्यूआर होता है, तो रिलेशन क्या हो गया? म्यूआर = 1 + काइम, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी = 1 + काइम। काइम क्या है? चुंबकीय सुग्राह्यता। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी हम गुण पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या बताया मैंने कि ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से तनिक चुंबकित तो हो जाए। तो जब किसी प्रबल चुंबक के सिरों के बीच के पास ले जाएंगे ऐसे पदार्थों को, तो उनसे वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो चुंबकीय गुण आएगा वो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। तो इसलिए ये मामूली से चुंबकित होते हैं। अतः परचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सियम काइम कम तथा ऋणात्मक होती है। परचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यूआर का मान 1 से कम होता है। इसके गुण क्या क्या है? पहला है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, यानी छड़ के सिरे पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के समान ही होते हैं। दूसरा, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता ताप पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कम आकर्षण अनुभव करते। आकर्षण तो अनुभव करे लेकिन कम होगा। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं
इन पदार्थों की एक्सएम कम तथा धनात्मक होती है। व्यवहार का मान 1 से कुछ अधिक होता है। गुण में जब किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को छड़ दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों से विपरीत होते हैं। ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं और यदि अन्य चुंबकीय का घोल लें, सोल्यूशन लें और उस सोल्यूशन को यू ट्यूब में भरकर नली की एक भुजा को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दें तो उस भुजा में घोल का तल क्या है, ऊपर उठ जाएगा, उसका तल ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसके गुण हुए। अब देखिए इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता एक्सियम इसके केल्विन ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो काईएम डायरेक्टली 1/T और इसको क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। क्यूरी का नियम स्टेटमेंट क्या देंगे, इस नियम के अनुसार अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H and inversely proportional to absolute temperature. I directly proportional H, I directly 1/T, तो I directly H/T, तो I is equal to C H/T। C को क्या कहेंगे, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट कहेंगे और इस नियम को क्या कहेंगे, क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ। ये नियम तभी लागू होता है जब तक कि H/T का मान बहुत अधिक नहीं हो जाता है, तभी तक लागू हो। I का मान एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने डिफाइन किया कि काईएम डायरेक्टली पर I इक्वल टू काईएम बराबर I/H और इस समीकरण से देखिए I/H का मान रख दीजिए तो I/H इक्वल टू L/T या XM इक्वल टू C/T या XM डायरेक्ट 1/T। अब यही क्यूरी का नियम। अब तीसरा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इसके लिए एक्सएम बहुत अधिक तथा धनात्मक होता है और म्यूआर का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे एक सेकेंड, ये हो गया लॉज पेज नंबर 12, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये देखिए इसमें एक पेज 13 इसमें कहीं मिस हो गया है। खैर ये पेज 14 देखिए, 14 में ये है इनकी व्याख्या। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ तथा
प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। लौह चुंबकीय, अन्य चुंबकीय और लौह हाँ बच्चों, इसमें देखिए अन्य चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं। परमाणुीय मॉडल के आधार पर इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो परमाणुीय मॉडल के आधार पर इसकी जो व्याख्या होगी उसमें आपने देखा कि जब ऐसे जो पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इनके परमाणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करते हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक स्पिन मोशन। जो स्पिन मोशन से चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन है और जब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चूंकि एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक पे उसी दिशा में बल लगेगा, दूसरे में विपरीत दिशा में लगेगा। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण समान होगा और विपरीत दिशा में होगा और नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। लेकिन जब इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा और एक में रिटार्डेशन हो जाएगा, एक त्वरित हो जाएगा, दूसरा मंदित हो जाएगा। जो त्वरित हो जाएगा उससे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और जो मंदित हो जाएगा उससे कम हो जाएगा। नेट रिजल्ट क्या होगा कि वो विपरीत रूप, आंशिक रूप से वो चुंबकित हो जाएगा, विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाएगा। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए अगर उनको तो क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ के परमाणुओं में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एटम एक मैग्नेट की तरह से व्यवहार करता है। लेकिन जब कोई क्षेत्र नहीं होता है तो इनकी चुंबकीय अक्षें अलग अलग होती है। ये फिगर में दिखाया गया, सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट की एक्सिस अलग अलग। अब जब इनको, यानी हर परमाणु एक मैग्नेट की तरह से व्यवहार करता है, जब इनको हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन पे एक ही दिशा में बल लगेगा जिससे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। यानी अब उनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं करेगा और वो पदार्थ आंशिक रूप से चुंबकित हो जाएगा क्षेत्र की दिशा में। ये अनुचुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ में लौह चुंबकत्व की परिभाषा जो देते हैं, लौह चुंबकत्व की परिभाषा, लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति लौह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है जिसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है जिसके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के अति सूक्ष्म आकार के असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। तो इस सिद्धांत को डोमेन सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ लगभग एक ही तरह से होते हैं। दोनों में क्या है कि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर परमाणु एक मैग्नेट की तरह से व्यवहार करता है
अनचुंबकीय पदार्थ में एक एक परमाणु का अलग अस्तित्व होता है और एक परमाणु एक चुंबक, उसको हम कहते हैं टिनी बार मैग्नेट कहते हैं। लेकिन लौह चुंबकन में क्या होगा कि एक एसोसिएशन बना लेते, एक ग्रुप बना लेते हैं, कहते हैं एकता में शक्ति होती है। तो बहुत से परमाणु एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सभी परमाणु की चुंबकीय अक्षें एक ही दिशा में होती, और उसको क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 एटम तक हो सकते हैं। जैसे देखो 4 डोमेन दिखाए गए हैं। अब चारों की चुंबकीय एक्सिस अलग अलग है। एक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 एटम तक होते हैं। जब हम इसको अब प्रबल, जब सामान्य स्थिति रहेगी यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तो सबकी एक्सिस डोमेन्स की अलग अलग है, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। जब इनको किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो 2 चीजें हो सकती। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया तो डोमेन के परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा डोमेन की परिसीमा बदल जाए, या डोमेन का रोटेशन हो जाए, किधर, क्षेत्र की दिशा में। नीचे वाले में देखिए क्षेत्र की दिशा में सबका रोटेशन हो, सबके एरो एक ही डायरेक्शन में हो। या परिसीमा चेंज होने मतलब कि जिस फील्ड में रखे उस फील्ड का डोमेन बहुत बड़ा हो जाए, बाकी डोमेन्स छोटे हो जाए और वो पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित हो जाए। वास्तव में लौह चुंबकीय पदार्थ ही वास्तविक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ जिनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएं, उनको क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए अगला आर्टिकल है, इसमें परमाणुीय मॉडल द्वारा विचुंबकन का कारण डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए अगर हम किसी चुंबक को हथौड़े से पीटें या क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करें तो उसमें विक्षोभ का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि चुंबक की डोमेन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाती है, जिससे चुंबक का परिणामी आघूर्ण लगभग शून्य हो जाता है, यानी अर्थात चुंबकन पदार्थ विचुंबकित, डीमैग्नेटाइजेशन इसका हो जाए, डीमैग्नेटाइज। तो इस तरह से आपने एक मैग्नेटाइजेशन, पदार्थ को चुंबक में परिवर्तित करना, मैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, उसके चुंबकीय गुण को कम करना। अब इसमें देखिए अगला आर्टिकल 11 नंबर है, आर्टिकल शैथिल धारणशीलता तथा निग्राहिता, हिस्टेसिस, रिटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी। ये 3 चीजें। ये क्या होता है इसमें, देखिए इसमें एक कर्व दिखाया गया है, ये H है, ये सब टर्म्स आपको बता चुके हैं। यस दिखाया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे I है, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट O है। और इसमें अब इसमें सबसे पहले देखिए, पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकित हो जाता है। यदि हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H को परिवर्तित करें, H को x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज किया गया, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा पदार्थ के भीतर फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। H को चेंज करें तो I भी चेंज होगा और फ्लक्स घनत्व B में भी चेंज होगा, परंतु ये परिवर्तन रेखीय नहीं होते, ये कर्व टाइप के होते। दूसरे शब्दों में लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काइम या I/H तथा चुंबकशीलता μ B/H नियत नहीं होती, बल्कि H के सापेक्ष बदलती है। चुंबकन क्षेत्र H के स्थान संगत चुंबकीय तीव्रता I में परिवर्तन ये चित्र में दिखाया गया है, परंतु ये प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में पदार्थ पूर्णतः अचुंबकित है। जैसे पॉइंट O पे देखा गया, I बराबर 0 वहां पे, ठीक, तथा चुंबकन क्षेत्र H भी शून्य है। HI वक्र के भाग OA देखिए, OA से स्पष्ट है कि जैसे H का मान 0 से बढ़ाया जाता है, I का मान असमान रूप से
बढ़ता जाता है तथा अंत में पदार्थ चुंबकीय संतृप्त की अवस्था ए में पहुंच जाता है। अब H का मान बढ़ाने पर I के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। और अब जैसे देखिए यदि H का मान धीरे धीरे कम किया जाए तो I का मान घटता है, परंतु वक्र OA की विपरीत दिशा में पुनरावृत्त नहीं होती, बल्कि वक्र AB प्राप्त होता है। नया वक्र AB मिला। वक्र के इस भाग से ये क्लियर है कि जब H का मान शून्य हो जाता है तो I का मान घटकर शून्य नहीं हो, H 0 है लेकिन I 0 नहीं है, बल्कि इसका मान अब भी OB के बराबर है। इस पे क्या क्लियर होता है कि I में H के सापेक्ष पश्चता होती है, I में H के सापेक्ष पश्चता होती है। मतलब H 0 हो गया, H 0 हो गया तो I 0 नहीं हो। चुंबकीय क्षेत्र के शून्य हो जाने पर बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, या इसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। पदार्थ की धारणशीलता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के शून्य हो जाने पर बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, इसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है। चित्त में वो भी पदार्थ की धारणशीलता है। अब ये चुंबकन क्षेत्र को उत्क्रम दिशा में बढ़ाया जाए तो I का मान और घटता है। जब H का मान OC के बराबर हो जाए तो I का मान शून्य हो जाता है। चुंबकन क्षेत्र OC जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का माप है जो कि पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए चाहिए। अब इसमें देखिए, अगर H का मान उत्क्रम दिशा में हो, OC से आगे बढ़ाया जाए तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है तथा चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था D में पहुंच जाता है। पहले A में फिर D में। यह बंद वक्र जो किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता I के पूर्ण परिवर्तन चक्र को प्रदर्शित करता है, जबकि चुंबकन H का मान एक दिशा में अधिकतम से चलकर शून्य होता हुआ विपरीत दिशा में अधिकतम होता है तथा फिर शून्य होता है। उसी दिशा में अधिकतम होता है, क्या कहलाता है? शैथिल लूप। इसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। चित्र में ABCDEFA क्या है? शैथिल लूप है। और लूप ABCDEFA में देखा गया है कि चुंबकन तीव्रता I सदैव चुंबकीय क्षेत्र H से पिछड़ी रह जाती है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ की चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र से पिछड़े रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। तो ये इसमें, इसके बाद है, इसमें देखिए ये अगला आर्टिकल है, ये प्रिंट का ही है। नर्म लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर। ये पढ़ लीजिएगा, सारे आर्टिकल इसमें बता चुके हैं। और ये विद्युत चुंबक क्या होता है, जैसे सॉफ्ट आयरन है, उसमें करंट प्रवाहित कीजिए तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये गुण तभी तक रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक बेल वगैरह होता है, इसके उपयोग वगैरह ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा रीडिंग के लिए। फिर देखिए एक दो ये न्यूमेरिकल्स भी इसमें लगे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। और लास्ट में ये दीर्घवृत्तीय प्रश्न, फिर आंकिक प्रश्न ये दिए हुए हैं, दीर्घवृत्तीय प्रश्न या आंकिक प्रश्न। और ये बहुत थोड़े न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल की सहायता से लगाइएगा तो हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। और ये
कम से कम 3 दिन का काम है, 3-4 दिन का, इसको कीजिएगा, बाकी फिर